हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा चर्चा शुरू करने जा रहे हैं आज से हम स्टैट्स की। पहले चैप्टर पर वापसी हो चुकी है, यानी कि रिवीजन अब हमारा स्टार्ट हो चुका है। कोशिश बिल्कुल ऐसी है बेटा, 3 महीने लगाएं रिवीजन में और बहुत ज्यादा तबियत से लगाएं कि बेटा बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो। सिर्फ पास होना एम है ही नहीं बेटा, 1 मार्कर्स करना, हॉट्स क्वेश्चन करना, फाइनल के सिलेबस पे ज्यादा ध्यान देना, ऐसे सारे मेरे ऑब्जेक्टिव है। जो हाफ ईयरली से पहले के चैप्टर हैं मैं उनको काफी तेजी से निपटाया करूंगा रिवीजन में। ठीक है जी, मैंने इसीलिए इस चैप्टर के लिए बेटा 2 दिन दिए हैं। पिछली बार बेटा 4 लेक्चर थे, इस बार 2 हैं। ठीक है जी, आधा टाइम कर दिया। ठीक है, मैं चीजों को बेटा बहुत ज्यादा तेजी से निपटाऊंगा, किसी की प्रॉब्लम कहीं पर लगे वहीं रोक देना। ठीक है, और बेटा ध्यान इधर से उधर मत जाए। आधे घंटे का बैच होता है, उसमें भी बेटा आप इधर उधर करते रहोगे तो कैसे चलेगा काम। ठीक है, फोन चलाने की तो बिल्कुल भी कृपा ना करें बेटा यहाँ पर। ठीक है ना, मेरे को ना डबल गुस्सा आता है उस चीज पे। चलो ठीक, क्योंकि ना देखो आप ये समझो, मतलब बहुत सारे कॉल मैं अपने भी छोड़ देता हूँ, फोन बज रहा होता है। ठीक है जी, मैं तो आपको फील भी नहीं कराता हूँ, ये याद रहा, चलो जी म्यूट का बटन दबा दिया। यार मैं इतनी कॉल अपनी फैमिली की मिस कर देता हूँ, तो यार तुमसे भी तो मैं सेम एक्सपेक्ट करता हूँ। ऐसे कोई नवाब तो नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी की कॉल आ रही है, उठानी बहुत ही जरूरी है तुम्हारी। चलो जी बाबू, चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। नाम है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैट्स इन इकोनॉमिक्स। स्टैट्स की क्या जरूरत है इकोनॉमिक्स को। ठीक है जी, अभी पता लगता है बेटा क्या जरूरत है। सबसे पहले तो बेटा स्टैट्स पढ़ने जा रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही पता होना चाहिए। बेटा कहते हैं स्टैटिस्टिक्स वर्ड डिराइव हुआ है कुछ वर्ड से। कौन कौन से वर्ड है? एक लेटिन का वर्ड है स्टेटस, एक इटालियन वर्ड है स्टैटिस्टा, जर्मन वन स्टैटिस्टिक, ग्रीक वर्ड स्टैटिस्टिक। बस दोनों की स्पेलिंग में फर्क है, प्रोनाउंसिएशन सेम है बेटा। और बेटा इन सब का मतलब एक है, पॉलिटिकल साइंस। अब जो बच्चा पहली बार इस वर्ड को सुनता है उसे बड़ा अजीब लगता है कि स्टैट्स का मतलब पॉलिटिकल साइंस होता है। यार पॉलिटिकल साइंस तो हमें पता है एक अलग ही सब्जेक्ट होता है बेटा। आज की तारीख में अलग होता है ना। इनिशियली बेटा स्टैट्स की जरूरत, स्टैट्स मतलब नंबर्स की जरूरत सिर्फ पॉलिटिशियंस को ही थी। पुराने जमाने में देखो बेटा, सिर्फ राजा, सिर्फ एम्परर, सिर्फ नवाब ही ये जानना चाहते थे कि मेरी कितनी प्रजा है, मेरे पास कितना खजाना है, मेरी रियासत कितनी किलोमीटर की है। सारे नंबर जानने का हक और जानने वाला सिर्फ एक राजा ही होता था। इसी वजह से पुराने टाइम में नंबर्स को, स्टैट्स को एक ही सब्जेक्ट के अंडर हम पढ़ते थे, वो था पॉलिटिकल साइंस। और आज की तारीख में स्टैट्स एक बिल्कुल अलग चीज है। आप एक बात बताओ, स्टैट्स कोई इकोनॉमिक्स के अंडर पढ़े जाने वाली चीज है? ये बेटा सिर्फ 11वीं क्लास है। स्टैट्स और इकोनॉमिक्स तो बहुत अलग अलग सब्जेक्ट हैं और बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं। स्टैट्स इतना छोटा नहीं है कि इकोनॉमिक्स के अंडर पढ़ा जा सके या पॉलिटिकल साइंस के अंडर पढ़ा जा सके। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी, पुराने जमाने में इसको क्यों पॉलिटिकल साइंस बोलते थे, समझ में आएगी बात? क्योंकि राजा को ही जानने का हक होता था बेटा, सारे नंबर्स राजा ही जानना चाहता था और कोई जानना ही नहीं चाहता था नंबर्स। क्लियर है बात? आगे बढ़ाते हैं बेटा। मैं बता रहा हूं पूरे स्टैट्स की इससे इंपॉर्टेंट लाइन कोई है ही नहीं, बनी ही नहीं। कहता है ऑल स्टैटिस्टिक्स आर नंबर बट ऑल नंबर्स आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। दुनिया के सारे नंबर कभी भी स्टैट्स नहीं है। कहते स्टैट इज ऑल अबाउट नंबर। स्टैट्स में पढ़ना क्या है? सिर्फ नंबर्स ही पढ़ने हैं। लेकिन वो कह रहे सारे नंबर स्टैट्स भी नहीं होते, ये भी बात ध्यान रख लेना। अच्छा जी, कंफ्यूजिंग नहीं हुआ थोड़ा सा? करते हैं इसको रिजॉल्व, टेंशन मत लो बेटा। सारे सारे नंबर स्टैट्स हो नहीं सकते। तो कौन से नंबर स्टैट्स होते हैं बेटा? जिसमें ये 3 गुण होते हैं। ठीक है जी, मैं कराऊंगा सारा, लेकिन सीक्वेंस मुझे पता है ना कौन सा सीक्वेंस से कराना है, तो आप देखते जाओ बस। बेटा कौन से नंबर स्टैट्स होते हैं? कहता है स्टैटिस्टिक्स डेटा आर ओनली विच आर एग्रीगेट और एवरेज और कंपैरेबल। बेटा स्टैट्स में सिर्फ मैं उन्हीं नंबर की स्टडी करने वाला हूं या जो तो एग्रीगेट है, मतलब इंडिविजुअल डेटा नहीं, या तो एग्रीगेट या तो एवरेज या कंपैरेबल डेटा। कहने का मतलब क्या है बेटा? अगर मैं ये कहूं आपसे एक नंबर है 5, क्या ये स्टैट है? स्टैट होने के लिए क्या चाहिए? इन तीनों में से एक चीज सेटिस्फाई कर लो, या तो एग्रीगेट हो या एवरेज हो या कंपैरेबल डेटा हो। या मैं ये कहूं
आप में से कोई एक पर्सन ऐसा है जिसकी हाइट है बेटा 6 फीट, ये कोई स्टैट है? इंडिविजुअल डेटा है, इंडिविजुअल डेटा नहीं चाहिए स्टैट्स में बेटा। इन तीनों में से गुण होना चाहिए, या एग्रीगेट या एवरेज या कंपैरेबल। लाओ मैं एग्जांपल देता हूं क्या स्टैट हो सकता है। अगर मैं कहूं आप सबकी मिलाकर एवरेज हाइट है 5 फीट 5 इंच, अब ये स्टैट है कि नहीं है? ये स्टैट है। क्यों? एक तो मैंने आप सबकी बात कर ली, एग्रीगेट डेटा ले लिया, या एक बंदे का डेटा लिया, एग्रीगेट डेटा लिया ना, पहला ही फीचर पूरा स्टार्ट है। दूसरी बात, मैंने तो इसमें एवरेज भी ले लिया, मैंने बोल दिया आप सबकी हाइट का एवरेज 5 फीट 5 इंच है, मैंने तो एवरेज भी ले लिया। चाहे एग्रीगेट हो, चाहे एवरेज हो, चाहे डेटा कंपैरेबल हो, तीनों सेट है। ठीक है, कंपैरेबल डेटा मतलब मैंने कहा जी शुभ की हाइट है 5 फीट 7 इंचेस और हार्दिक की हाइट है 5 फीट 2 इंचेस, कंपैरेबल है कि नहीं है? कंपैरेबल है, स्टैट्स है। ठीक है जी। डेटा इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, डेटा सोल डेटा नहीं होना चाहिए, सारे नंबर स्टैट्स नहीं होते बेटा। अकाउ हैज 4 लाख, स्टैट है ये, नंबर तो है, नंबर है तो क्या हुआ, एक इंडिविजुअल एलिमेंट की मैं क्यों बात करूं, ये स्टैट्स नहीं, सारे नंबर स्टैट नहीं हो सकते। क्लियर है बात? स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट नंबर, स्टैट्स में पढ़ने सिर्फ नंबर है, पर सारे नंबर स्टैट्स नहीं होते बेटा। स्टैट्स में सिर्फ वही नंबर पढ़े जा सकते हैं बेटा जो इन तीनों में से एक गुण रखते हो। आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। आगे बढ़ जाए बेटा। ये कहता है डेटा ना दो तरीके का होता है, डेटा या वेरिएबल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। वैसे बता देता हूं बेटा, अगर आप क्वालिटेटिव बातें ज्यादा करते हो ना, एक मैच्योर पर्सन समझ जाता है कोई नहीं अभी कम ज्ञान है बच्चे को, बच्चा है ये भी। करते हैं ना लोग ऐसी बातें, मैं बताता हूँ कैसी बातें क्या होती है क्वालिटेटिव बात। मैं बोर्ड्स में बहुत नंबर लाना चाहता हूँ, क्वालिटेटिव ही तो है। और एक कह रहा है मैं बोर्ड्स में 95% लाना चाहता हूँ, कौन क्वांटिटी में बात कर रहा है? 95% वाला ही तो बेटा। वो बात जो क्वांटिटेटिव है स्टैट्स में वही तो पढ़ी जा सकती है। अगर आप कहो क्वालिटेटिव बातें करते रहो, बहुत नंबर लाने हैं मुझे, सर बहुत की कोई परिभाषा नहीं है, ये स्टैट्स नहीं है मेरे लिए बिल्कुल भी, ना मैं ऐसे डेटा को पढ़ता स्टैट्स में। बात क्लियर? ठीक है जी। और बेटा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कभी क्वांटिटी में मेजर नहीं हो सकती, जो क्वांटिटी में मेजर हो ही नहीं सकती वो स्टैट्स में पढ़ी भी नहीं जा सकती। किसी की ऑनेस्टी को मेजर कर सकते हो क्वांटिटी में, किसी के इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हो क्वांटिटी में, किसी की फ्रेंडशिप को, लव को, अफेक्शन को मेजर कर सकते हो। ये प्यार एक ही नहीं होता बेटा, मां ना सोचा करो, मां भी प्यार करती है तुम्हारे से, गंदे। हाँ जी, मेजर तो नहीं हो सकती ना ये चीजें क्वांटिटी में, तो बेटा ये पढ़ी भी नहीं जा सकती स्टैट्स में। ठीक है जी। जो चीजें क्वांटिटेटिव हैं, जो डेटा क्वांटिटेटिव है, सिर्फ वही तो पढ़ा जाएगा स्टैट्स में। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? समझ में आया स्टैट्स के बारे में सब कुछ? पक्की बात? बड़े कौन सा डेटा पढ़ा जाता है स्टैट्स में? क्वांटिटेटिव डेटा पढ़ा जाता है प्रोवाइडेड कि तीन बातें, तीन फीचर हो, तीन में से एक, एग्रीगेट हो, एवरेज हो, या कंपैरेबल। ठीक है, बस मैंने अभी तक बता देता हूं, जितना भी बोला उसका क्रक्स से एक लाइन है, क्वांटिटेटिव डेटा, और उसमें भी बेटा इन तीन में से एक बात सेटिस्फाई। ऑल ओके? बढ़िया आगे। चलो जी बेटा आगे बढ़ाते हैं बात को। मैंने एक आध लाइन छोड़ी हुई है, ये तो पढ़ा दिया मैंने, स्टैट्स इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, अभी मैंने ये बात छोड़ी हुई है। घबराना मत, सब कुछ कवर होगा, लेकिन मुझे पता है किस टाइम पर किस चीज को कवर करना है। बेटा स्टैट को हम दो अलग अलग सेंस में पढ़ सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स इन टू सेंस, प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस। क्या फर्क है बेटा सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस में? बेटा प्लूरल सेंस ना स्टैट्स के सिर्फ एक चीज से रिलेट करती है, कलेक्शन ऑफ डेटा से। प्लूरल सेंस तो बस ये कहती है डेटा को कलेक्ट कर लो, यही पढ़ेंगे हम स्टैट्स एज अ प्लूरल सेंस में। ठीक है जी। बाकी सारी बातें सिंगुलर सेंस में। बाकी क्या बातें बेटा, इतना टर्म है, अगर आप स्टैट्स पढ़ रहे हो ना, इस टर्म के बारे में तो बिल्कुल फैमिलियर हो जाओ। इसे हम बेटा शॉर्टकट में बोलते हैं कोपाई। जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उन्हें याद तो आया होगा। बेटा कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। कोपाई शिवम भाई तूने पढ़ा हुआ है, उसने नहीं पढ़ा, उसे पढ़ने दे।
हाँ जी, फुल फॉर्म बोलना जरा कॉपाई की। कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। दोबारा, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, सारे नहीं बोल रहे, मैंने देख लिया ना, अगर मुंह ना चल रहा हुआ पिटाई हो जाएगी। कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। एक बार पांचों के बारे में थोड़ी सी बात करता हूं और फिर दोबारा वापसी करूंगा स्टैट्स एज अ प्लूरल सेंस, स्टैट एज अ सिंगुलर सेंस, क्योंकि पांचों के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए। इधर देखना चाहिए बेटा, आप एक क्लास पढ़ाते हो जहां 60 स्टूडेंट्स हैं और आप एक टीचर हो, और बेटा आपने मार्क्स दिए अपने बच्चों को, ठीक है जी, उनका डेटा लिखना शुरू करा कि 10 में से कितने नंबर है, लिख रहे हो जी। अरे उदिश, तेरे नंबर भी आगे बाबू। बाबू 60 बच्चों के आपने नंबर लिख डाले, ये कुछ और नहीं, ये कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा हो गया इकट्ठा, ठीक है जी। अब क्या करना है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना है। सर कोई मैं ऐसे डेटा से कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसे लिखकर भी कुछ भी हासिल नहीं हो जाएगा भैया, कुछ नहीं हासिल होगा इससे। 60 बच्चों के लिखते रहो नंबर, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। मैंने इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया। ऑर्गेनाइज कैसे किया, मैंने कहा अच्छा चलो देख लेते हैं 0 to 2 की रेंज में कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 2 to 4 कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है जी, या 4 to 6 कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 6 to 8 कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 8 to 10 कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं। मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया, ये एक बेटर पिक्चर देगा, कहीं ना कहीं डेटा थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा, ठीक है जी। मान लो 60 बच्चे थे, 20 बच्चे यहां पर कवर हो गए, 10 यहां कवर हो गए, 5 यहां कवर हो गए, 15 यहां कवर हो गए और बचे हुए 10 यहां कवर हो गए, ठीक है जी। ऐसे बेटा 60 बच्चे कवर हो गए, ठीक है जी। डेटा इकट्ठा करा, उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, देख रहा है बेटा। प्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, अगर मैं इसी डेटा को टेबल फॉर्म में कर दूं तो ये भी एक प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, लेकिन सिर्फ टेबल में ही बताना प्रेजेंटेशन ही होता। आप इसको टेबल में बता सकते हो, पाई चार्ट्स में बता सकते हो, बचपन में बनाए पाई चार्ट्स, पाई चार्ट्स तो बनाए, ग्राफ्स में बता सकते हो, ग्राफ पेपर लेके गए हो स्कूल में, बार डायग्राम सबने बनाया बेटा। तो अगर मैं डायग्राम से बता दूं, ग्राफ से बता दूं, पाई चार्ट से बता दूं, टेबल से बता दूं, ये सब डेटा को प्रेजेंट करने का एक तरीका है। समझ में? कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, देन प्रेजेंटेशन। अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एनालिसिस बेटा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आखिरी के दो ही है। एनालिसिस मतलब बेटा इस डेटा का ना इवेल्युएशन करो, एनालिसिस करो। मैंने इवेल्युएट करने की कोशिश करी, इवेल्युएशन बहुत तरीकों से हो सकता है, अगेन जैसे डेटा प्रेजेंट बहुत तरीकों से हो सकता है बेटा। मैंने क्या करा, मैंने परसेंटेज में कुछ चीजों को कन्वर्ट कर दिया। मैंने कहा देखो तो सही, 80% से ज्यादा कितने बच्चे मार्क्स ला रहे हैं भैया, जिनके 8 से ऊपर नंबर है वही 80% वाले हैं, ठीक है जी। मैंने देखा बस 10 बच्चे 60 में से, यानी कि बस 17% बच्चे, मोटे मोटे 16.67 आएगा ये। मैंने कहा बस 17% बच्चे ही हैं जो 80% से ऊपर नंबर ला रहे हैं। मैंने कहा फेलियर्स भी देख लेते हैं एक बार कितने हैं, और 4 से कम मेरे सारे फेलियर है, आधी क्लास फेल है, 50% बच्चे फेल हैं। दिख रहा है एनालिसिस हो रहा है। एनालिसिस करने का तरीका रेशोस हो सकती हैं, परसेंटेज हो सकता है, और मैं बताऊं आपने भी एनालिसिस कर लिया है, मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, मोड हो सकता है, ये सब एनालिसिस के टूल है। मीन मतलब एवरेज निकालो, ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? देन इंटरप्रिटेशन बेटा, एनालिसिस तो कर दिया, 50% क्लास फेल है, प्रिंसिपल ने पूछ दिया जी क्या चल रहा है क्लास में, आपने बता दिया जी 50% क्लास फेल है, कोई तो इंटरप्रिटेशन निकालोगे सेटा से। उन्होंने कहा अच्छा जी, अगर ऐसे हालात चलते रहे तो बोर्ड में तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, आप एक काम करो एक्स्ट्रा क्लास ऑर्गेनाइज करो, इन बच्चों की पास करो, पढ़ाओ इनको अच्छे से। ये इंटरप्रिटेशन। तो इस डेटा से क्या सीखा, क्या एक्सपीरियंस लिया? पांचों बातें क्लियर हुई, कोपाई का मतलब क्लियर हुआ। और मैं बता देता हूँ सब अलग अलग चैप्टर है, क्योंकि जब प्रेजेंटेशन पर पहुंचोगे उसके बाद तो सभी चैप्टर प्रैक्टिकल हैं बेटा। एनालिसिस के इतने सारे टूल आपके पास है, जितने आपने प्रैक्टिकल चैप्टर पढ़े हैं सब एनालिसिस के टूल हैं,
ठीक है जी। यहां तक हम ज्यादातर थ्योरी ही पढ़ते रहते हैं, कोपाई तक, सीओपी तक, कोप तक। ठीक है, अब आ जाऊं दोबारा, स्टैट्स एज अ प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस। स्टैट्स एज अ प्लूरल सेंस क्या है? स्टैट एज अ प्लूरल सेंस कोपाई में से सिर्फ कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करता है स्टैट्स एज अ प्लूरल सेंस। बाकी सारी बातें कौन करता है? स्टैट एज अ सिंगुलर सेंस। बेटा स्टैट्स एज अ प्लूरल सेंस बताता है कि डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, किन मेथड से कलेक्ट करना है। स्टैट एज अ सिंगुलर सेंस बताता है हाउ टू डील विद दिस डेटा, इस डेटा के साथ डील ही कैसे करना है मुझको। ठीक है ना, मतलब कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी बातें स्टैट्स एज अ सिंगुलर सेंस में हम पढ़ते हैं। आई होप मैंने पांचों वर्ड क्लियर करे हैं, अच्छे से समझ में आ गए हैं, प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस का मतलब भी समझ में आ गया। बढ़े आगे, चलो बाबू। अभी नोट्स का एक ही पेज पूरा हुआ है क्योंकि बहुत सारी बातें मुझे आगे की करनी थी। फीचर ऑफ स्टैट्स इन अ प्लूरल सेंस। बेटा स्टैट्स एज अ प्लूरल सेंस में क्या फीचर है? बहुत सारे आप पढ़ चुके हो, मैं आपको बता देता हूं। पहला पढ़ चुके हो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। बेटा स्टैट्स एज अ प्लूरल सेंस में हम क्या पढ़ेंगे? एग्रीगेट डेटा, नॉट अ इंडिविजुअल डेटा। बोल चुका हूं मैं, इंडिविजुअल डेटा की स्टडी नहीं होती स्टैट्स एज अ प्लूरल सेंस में। एग्रीगेट डेटा हो, एवरेज हो, कंपैरेबल हो तो पढ़ लेंगे, वरना छोड़ देंगे। ठीक है ना। एक नंबर है 5, क्या ये स्टार्ट है? क्या करूं इसका? क्या स्टार्ट है इसके अंदर? एग्रीगेट है, एवरेज है, कंपैरेबल है, मिड लिस्ट। ऐसा नंबर स्टार्ट नहीं हो सकता। अगली बात, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस डेटा। बेटा अगर ये कहने लगे सचिन तेंदुलकर इज शॉर्ट एंड इरफान पठान इज टॉल, क्वांटिटेटिव बात है? ये तो क्वालिटी बताई ना मैंने, क्वांटिटेटिव बात तो नहीं है। स्टार्ट में पढ़ी जा सकती है भैया, स्टार्ट इज ऑल अबाउट नंबर। हम किसी की क्वालिटी क्यों पढ़ेंगे स्टार्ट्स में? नंबर पढ़ेंगे हम, नंबर की बात करो। और मैं ये कहूं बेटा कि सचिन की हाइट 5 फीट 6 इंचेस है और इरफान की 6 फीट 1 इंच है, हाँ अब पढ़ेंगे बेटा स्टार्ट्स में। तो बेटा एक तो डेटा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, एक वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। दोनों बातें पहले ही पढ़ा चुका था मैं, यहाँ पे बोल तो सिर्फ रिवीजन के तौर पर, है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी? दो फीचर समझ में आए, आगे बढ़ो जी। बेटा थर्ड हेडिंग इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। बेटा स्टैट्स एज अ प्लूरल सेंस में ना आप उन्हीं स्टैट्स को पढ़ने वाले हो जो मल्टीपल फैक्टर से अफेक्टेड होंगे। अगर कोई चीज सिर्फ एक फैक्टर से अफेक्टेड होगी तो वो स्टैट्स नहीं है, वर्ड है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। बहुत सारे कारण होने चाहिए तो पढ़ेंगे स्टैट्स में। कहने का मतलब है मैं कहूं किसी पर्टिकुलर व्हीकल की ना डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है, इस वजह से उसका प्राइस बढ़ गया। अगर प्राइस बढ़ने के पीछे सिर्फ एक डिमांड ही सोल रीजन है ना, सिर्फ एक ही कारण है, सर स्टैट्स में नहीं पढ़ेंगे। कहता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज होने चाहिए, बहुत सारे कारण होने चाहिए तो पढ़ेंगे बेटा स्टैट्स में, वरना नहीं पढ़ेंगे बेटा, चाहिए नंबर भी हो। लेकिन अगर एक फैक्टर से अफेक्टेड है तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। ठीक है, एग्जाम्पल दिखा देता हूं इसका, ये पढ़ना फॉर इंस्टेंस, बस ये एग्जाम्पल। डन। बहुत सारे फैक्टर से अफेक्टेड है, डिमांड, सप्लाई, टैक्स रेट, सबसे अफेक्टेड है, एक से ज्यादा से अफेक्टेड है, स्टैट्स में पढ़ेंगे। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज डन। बढ़े आगे पुत्र बाबू। उसके बाद ना मैं अब सीक्वेंस छोड़ रहा हूं, अपने मर्जी से हेडिंग उठा रहा हूं। पहले 6 कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। बेटा अगर कोई डेटा सिस्टमैटिक मैनर में इकट्ठा नहीं हुआ तो वो मेरे लिए डेटा ही नहीं है। मैं कहता हूं एक इंसान सर्वे करना चाहता है एक स्कूल के ऊपर, वो देखना चाहता है स्कूल के ना एवरेज बच्चों के मार्क्स कितने हैं। ठीक है जी, डेटा इकट्ठा करके ले आया और मैंने उससे क्वेश्चन पूछा ये कौन से बच्चे का डेटा है, कौन सी क्लास का है? उसको क्लास नहीं पता। मैंने कहा अच्छा चल ये बता दे ये कौन से ईयर का डेटा है, उसको ईयर नहीं पता। मैंने कहा अच्छा चल ये बता दे कौन से एग्जाम का डेटा है, पीरियोडिक है, हाफ ईयरली है, फाइनल है, ये भी नहीं पता। सर वो मेरे लिए डेटा ही नहीं है, ध्यान रख लेना। अगर कोई डेटा सिस्टमैटिक वे से इकट्ठा ही नहीं हुआ, एडहॉक बेसिस पे कलेक्ट करके वो बैठे हुए डेटा, तो भैया कभी वो डेटा ही नहीं है आपके लिए, उसकी स्टडी नहीं हो सकती स्टैट्स। डेटा तो सिस्टमैटिक वे से इकट्ठे करो ना, बच्चे का तुम्हें नाम पता ना, ईयर ऑफ एग्जाम पता ना, एग्जामिनेशन टाइप पता, कुछ पता तो है ही नहीं तुम्हें। सब नंबर लिख कर बैठे हो 98 95 97 निकालते हो, और एवरेज क्या होगा उससे? कुछ भी नहीं होगा। हासिल क्या कर पाओगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे, कोई कंक्लूजन ही ड्रॉ नहीं कर पाओगे कभी।
तो डेटा शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है जी। एंड डेटा मस्ट बी रीजनेबली एक्यूरेट। रीजनेबली एक्यूरेट मतलब हम सर्वे तो करने चले हैं और बच्चे से पूछा तेरे कितने नंबर, अगले के आए 25 हो गया हाँ जी 50, और आपने लिख लिया 50, और बेटा बच्चों के कहने पे ट्रस्ट करते हुए डेटा इकट्ठा करके आ गए और एवरेज निकाल दिया। भैया आपने डेटा कहीं वेरीफाई नहीं किया, किसी टीचर से किसी प्रिंसिपल से बच्चे के कहने पे डेटा लिख दिया और एवरेज निकाल दिया और खुश हो रहे हो कि मैं इससे कंक्लूजन निकाल लूंगा। कुछ नहीं निकलने वाला, डेटा एक्यूरेट होगा ही नहीं, बच्चा तो हमेशा एक नंबर ज्यादा बताता है अपने, आदत तो है ही तुम्हारी। तो डेटा मस्ट बी रीजनेबली एक्यूरेट, ठीक भी तो होना चाहिए, गलत डेटा इकट्ठा करा तो वो डेटा कहां से है, वो तो यूजलेस है। समझ में आती है बात पक्का से बाबू। लास्ट हेडिंग और फीचर खत्म हो जाएंगे स्टैट्स एज अ प्लूरल सेंस के। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, बेटा डेटा अगर आप कलेक्ट कर भी रहे हो ना उसके पीछे कोई ना कोई प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो स्टैट्स में पढ़ना भी नहीं। मान लो बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सर्वे करा रही है और ये देखना चाहती है बेटा कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो चुकी है, घर घर बेटा विजिट कर रहे हैं बहुत सारे लोग, ठीक है जी। इंडिया की पॉपुलेशन भी देखना चाहती है और अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयड का डेटा भी देखना चाहती है, और गवर्नमेंट ने अपने लिए ऑब्जेक्टिव लिया है कि जितने अनएम्प्लॉयड निकलेंगे उनको हम जॉब देंगे। देयर इज सम ऑब्जेक्टिव, ये डेटा इकट्ठा कलेक्ट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव है, पक्का ये स्टैट्स में पड़ेगी। और मैं कहूँ बेटा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है बस डेटा इकट्ठा हो रहा है, सर ये स्टैट है ही नहीं मेरे लिए, ऐसा नंबर ही बेकार है मेरे लिए। क्लियर है बेटा बात। 6 हेडिंग, मुझे बताओ क्या रिपीट करूं। हेडिंग पढ़ो पहले, मन में पढ़ो और समझ में आ गई है तो छोड़ देंगे। हेडिंग पढ़ लो 6 की 6, जो आप कहोगे मैं वो रिपीट कर दूंगा। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉसेस, इसके बाद में शिफ्ट करा था 6th हेडिंग पर, देन ये बताओ रिपीट क्या कर, जो आप कहेंगे मैं वो रिपीट कर दूं। ऐसा नहीं हो सकता सबको सब समझ आ जाए। 4th बेटा कहता है रीजनेबल एक्यूरेसी, डेटा शुड बी रीजनेबली एक्यूरेट। रीजनेबली एक्यूरेट मतलब यार कुछ एक्सटेंट तक ठीक भी तो होना चाहिए। एक पर्सन का ऑब्जेक्टिव है, वो क्या कर रहा है, डेटा इकट्ठा कर रहा है, वो चाहता है आपके स्कूल के जितने भी मार्क्स आए हैं बच्चों के उनका एवरेज निकालना, और सिर्फ क्या कर रहा है बच्चे से पूछ रहा है, उसने नंबर जो बता दिया भैया लिख के आ गया। आप खुद बताओ ईमानदारी से डेटा एक्यूरेट कभी इकट्ठा होगा? कोई अपने नंबर कभी सच्चे बताता है? जिसके बोर्ड में 78.2 आते हैं वो पहले कहता है 80। तो यार आज तक बताया आपने किसी को सच ऐसा? ऐसे ही नहीं बताते यार, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे हमें इस दौर से गुजरा नहीं, ऐसे ही तो बताते हैं 78.2 है वैसे ही बोल रहे हैं 80, और हाँ पॉइंट में 2 है, कभी अगर राउंड ऑफ भी करेंगे 79 कह देंगे, अपर साइड ही राउंड ऑफ होना, वो नीचे साइड तो वैसे भी नहीं होना। यही करता है ना बच्चा। अगर आप बच्चे के कहने पे डेटा लिखते रहोगे और उसका एवरेज निकाल कर आगे आप खुश हो रहे हो कि मैंने बहुत बड़ा स्टैट इकट्ठा कर लिया, भाई वो स्टैट है ही नहीं, क्योंकि वो डेटा एक्यूरेट ही नहीं है, वो तो आपने कूड़ा इकट्ठा कर लिया, वो कभी सही हो ही नहीं सकता स्टैट। एक भी पास नहीं होगा ना तब भी सब बता देंगे पास हो गए। क्लियर है बात? और पूछो जी, बस मैं आगे बढ़ भी नहीं रहा हूं, कुछ पूछना है तो बताओ आज के टॉपिक में। मैंने कल सुनना है बेटा, हर हाल में सुनना है, जहां तक सुना जाएगा बेटा। हिंदी सुनाओ, पंजाबी सुनाओ, अंग्रेजी सुनाओ, आपकी मर्जी की लैंग्वेज। हेडिंग मस्ट बी इन इंग्लिश, बाकी मैटर मुझे समझा देना। अगर नहीं समझा पाओगे बेटा पिटाई हो जाएगी। मेरा शुरू के 15 मिनट कल सुनने के होंगे और कल से बैच थोड़ा सा लेट हुआ करेगा बेटा, ऑफ 7:45 तक जाए। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय। एक सेकंड